हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 अगस्त और आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में पहले आर्टिकल में। दूसरा हम देखेंगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द सतपुरा जो रेंज है वहाँ पर जो कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम है मेलघाट टाइगर कॉरिडोर। थर्ड में हम देखेंगे डाइट डिटॉक्स। फोर्थ में देखेंगे डिक्लाइन इन एक्सक्लूसिव ब्रॉड फीडिंग्स इन NFHS 6 के लिए। और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स के फोकस क्वेश्चन। हम इसमें बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लेप्टोस्पायरोसिस जो है क्यों केरला में ये क्यों रिपोर्ट क्यों सबसे ज़्यादा हाई इसमें पाया जाता है, इसका क्या सबसे ज़्यादा इशू, हम इस चीज़ को हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। अब ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इतनी आर्टिकल है। हम इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाए जो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। अब बैक्टीरियल जूनेटिक डिजीज है जो काज करता है लेप्टोस्पायरल बैक्टीरिया के द्वारा, इसको काज करता है लेप्टोस्पायरोसिस। ये ट्रांसमिटेड हो सकता है किससे, कंटेक्ट विथ वाटर एंड सॉइल कंटामिनेटेड की वजह से। ठीक है, जहाँ पर जो एनिमल का इन्फेक्टेड एनिमल्स स्पेशली या यूरिन होता है उनके माध्यम से ये इन्फेक्ट ट्रांसमिटेड होता है। इन्फेक्शन की अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, तो ये कट्स या एब्रोशंस या म्यूकोस या मेम्ब्रेन की वजह से ये ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। इसे हम एक और नाम जानते हैं जिसका नाम है रैट फीवर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स की अगर बात करें तो माइल्ड सिम्टम में क्या है, सबसे पहले फीवर आना स्टार्ट होता है, हेडेक होने लगता है, मसल्स में पेन होने लगती है जिसे हम माइल्डिया बोलते हैं, फिर आंखें जो होती है लाल होने लगती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिम्टम्स दिखने लगते हैं। लेकिन अगर सेवर में जाए तो इसमें पल्मोनरी हाइमोरेज होने लगते हैं, किडनी और लीवर फेलियर होने लगता है और मल्टी ऑर्गेन फेलियर हो जाते हैं और लास्ट में इसको डेथ हो जाते हैं। तो ये इसके दो सिम्टम्स होते हैं, पहले माइल्ड फेज होता है, बाद में सेवर फेज में जब भी जाता है। अब क्यों केरला हॉट स्पॉट बना हुआ है, तो देखो सबसे पहले तो केरला में हैवी मानसून है, फ्लड आते हैं, हमेशा वहाँ पर पानी लगा रहता है, हाई ह्यूमिडिटी है वहाँ पर, तो इसलिए ये आइडियल कंडीशन होता है बैक्टीरियल वायरल को ज़्यादा जन्म देने के लिए। न्यूमरस वाटर बॉडीज है वहाँ पर, पेडी फील्डेज है, कैनाल है वहाँ पर जो है, तो ये सब की वजह से वहाँ पर ये बैक्टीरियल ज़्यादा जन्म लेते हैं। अगर हाई रोडेंट पॉपुलेशन भी है वहाँ पर, नियर फार्म एंड सेटलमेंट भी है, बेटर डिजीज सर्वाइलेंस, डायग्नोस्टिक रिजल्ट और हायर जो केस डिटेंशन भी है वहाँ पर। अब देखो हु इज द मोस्ट एट रिस्क, कौन है, तो देखो द फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबरर है वहाँ, डेयरी एंड सैनिटेशन वर्कर्स, कैनाल एंड ड्रेनेज क्लीनर्स है, कंस्ट्रक्टेड वर्कर है, प्लांटेशन वर्कर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स एंड पीपुल इन्वॉल्व इन द गार्डनिंग, ये सब है वहाँ। ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करें तो जो माइल्ड डिजीज है उनको हम डॉक्सीक्लाइंस प्रेफर हम कर सकते हैं, या एजिथ्रोमाइसिन कर सकते हैं, या एमोसाइक्लिन कर सकते हैं, या एम्फीपिसिलिन कर सकते हैं, ये सब दवा हम दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर में अगर देखें तो हम एंटीपायरेटिक्स और ओरल रिहाइड्रेशन भी वहाँ पर यूज हो सकता है। सेवर अगर केसेस है तो हम 4 पेनिसिलिन जी एंड सेफ्रोक्सिन भी दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर में देखा जाए तो 4 फ्लड्स या इलेक्ट्रोलाइट जो करेक्शन हो सकता है। अब केरला की स्ट्रेटजी में क्या है केरला, तो केरला ने चेमोफायरोसिस विथ डॉक्सिलिन जो 200 mg ट्वाइस है वीकली, यानी सप्ताह में 2 बार देता है फॉर हाई रिस्क ग्रुप के लिए। अर्ली एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट फॉर सस्पेक्टेड हाई रिस्क पेशेंट्स, पब्लिक एडवाइजरी ड्यूरिंग द मानसून सीजन में लोगों को एडवाइज किया जाता है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है विथ रेफरेंस टू लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में, इट इज द वायरल जेनेटिक डिजीज। मैंने बोला वायरल का नाम लिया नहीं, ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल है, मैंने पहले ही बोला, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया। पहला गलत है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी इज राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं है हमें पूरा पढ़ना है, एक पढ़ो आंसर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आज के दूसरा हमारा द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द सतपुरा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के बारे में। अब ये देखो ये इधर सतपुरा टाइगर रिजर्व है और यहाँ से यहाँ तक ये बनाया जा रहा है, और मेलघाट टाइगर रिजर्व यहाँ महाराष्ट्र में है। अब इनके बीच में ये चीज़ें बना रही है। अब चलो देखते हैं। देखो पहले तो SCNB has granted a principal wildlife clearance for third railway in between Jujharpur, Chichonda passing through the Satpura Melghat Tiger landscape subject to the mitigation measure के लिए, ये न्यूज में है। अब एक चीज देखो याद रखो, ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है प्रोजेक्ट एरिया। रेलवे रूट की अगर बात करें तो जुझारपुर
छिछोंदा सेक्शन यानी सेंट्रल रेलवे होगा। इकोलॉजिकल लैंडस्केप की बात करें तो सतपुरा मेलघाट टाइगर लैंड, जो टाइगर लैंडस्केप है। प्रोटेक्टेड एरिया इसमें कनेक्टेड है सतपुरा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, मेलघाट टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में। द प्रपोज अलाइनमेंट कट्स अक्रॉस करेगा 2 नोटिफाइड टाइगर्स कॉरिडोर, 1 इको सेंसिटिव जोन होगा जो इन सतपुरा और मेलघाट लैंडस्केप को देगा। अब क्यों ये कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, तो सतपुरा मेलघाट कॉरिडोर है एक सेंट्रल इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और ये अलाउ करेगा मूवमेंट टाइगर, लिपर्ड्स, स्लोथ बियर्स एंड बियर्स अदर द हेर्बिवोरस। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हेल्प करता है, मेंटेन करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, रिड्यूस इनब्रीडिंग्स, इनेबलिंग सीजनल माइग्रेशन, अलाउ करेगा डिस्पर्सल एंड यंग एनिमल्स एंड रिड्यूस करेगा लोकल एग्जिस्टिंग रिस्क को भी। अब कंसर्न की बात करें तो एडिंग द अनदर रेलवे लाइन यहाँ पर है जो फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रेन एनिमल कोलिजन्स क्रिएट कर सकते हैं हम बैरियर टू एनिमल मूवमेंट के लिए, हम इंक्रीज कर सकते हैं नॉइज एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंस, अफेक्टेड होगा लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी और फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द टाइगर कंजर्वेशन। तो ये कंसर्न निकल कर आएंगे। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल में क्या इट्स मीन ये है कि द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल नॉट फाइनल डिक्लेरेशन, अभी फाइनल क्लियरेंस नहीं मिला है। द प्रोजेक्ट मस्ट बी सेटिस्फाई स्पेसिफाइड environmental and wildlife condition before the final approval। अब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी SCNBWL का कहना है, पहले तो ये एक स्टेचुरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आती है, एग्जामिन करती है प्रोजेक्ट को, फिर अफेक्टेड प्रोटेक्टेड एरिया को, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को। फिर इसका चेयर बात करते हैं NBWL लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। कमिटी जो है पूरी तरह से प्रपोजल एंड रिकमेंडेड अप्रूवल विद द कंडीशन के बेस पर होगा। विद द रेफरेंस ऑफ सतपुरा मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, इट कनेक्ट द सतपुरा टाइगर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, बात सही है, विद द मेलघाट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, बात सही है, पहला तो सही है, पहला सही है तो बी नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, इट सर्व एज अ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फैसिलिटेट जेनेटिक एग्जिस्टेंस एमंग टाइगर पॉपुलेशन, ये भी सही बात है। The corridor lies entirely within the protected area notified under the wildlife protection, ये भी सही है, यानी 1 2 3 यानी डी इज द राइट आंसर। इंटायर नहीं है, इंटायर नहीं है, गलत है, तो यानी आपका तीसरा गलत है, फर्स्ट और 2 यानी ए इज द राइट आंसर। अब इंडिया रिवर्स नीड अ डाई डिटॉक्स, अब देखो क्यों न्यूज में है, तो ग्रोइंग कंसर्न ओवर पॉपुलेशन में caused by synthetic textile dyes in Indian Railway. Scientists and entrepreneurs are promoting the natural dyes as environmentally sustainable alternative. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वाटर पॉल्यूशन में, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अमंग द लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमिंग एंड पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री ग्लोबली। द डाइंग एंड finishing the process release toxic chemical, heavy metals, salt and chemicals and microfibers. Untreated dye effluent reduce the dissolved oxygen, block sunlight penetration and harm aquatic biodiversity. सिंथेटिक डाइज एंड नेचुरल डाइज में क्या डिफरेंस, देखो सिंथेटिक जो डाइज है वो डिराइव मेनली फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो इसका कलर ये क्या होता है, डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, फ्लावर्स, बार्क, रूट्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स। ब्राइट कलर होता है इनका एंड ड्यूरेबल होता है, इको फ्रेंडली होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होता है, मेनली कंटेक्ट टॉक्सिक केमिकल, जनरली नॉन टॉक्सिक होते हैं, ये दोनों में डिफरेंट होता है। अब मेजर नेचुरल डाई सोर्सेज क्या है इंडिया में, इंडिगो की अगर बात करें तो इंडिगो फेरा जो टिंक्टोरिया ये है, टर्मेरिक, मैडर यानी हो, पोमोग्रेनेट, मैरीगोल्ड फ्लावर्स, वालनट, लैक इंसेक्ट, माइरोवल, और these have traditionally been used in India the हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल एडवांटेज ऑफ द नेचुरल डाइज में अगर हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल होगा, लो टॉक्सिसिटी भी दिखी गई, लेस केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स, रिड्यूस करेगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को एंड सपोर्ट द सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल। अब चैलेंजेस इन एडेप्टेशन में क्या है, लोअर कलर्स कंसिस्टेंसी, लिमिटेड कलर रेंज, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट,
एंड देखा जाए तो लॉन्ग डाइस एक्सट्रैक्शन टाइम, लोअर ड्यूरेबिलिटी इन द सम केसेस, डिफिकल्ट होगा स्केलिंग एंड मास प्रोडक्शन में, और कंपटीशन भी होंगे जो हमारे चीपर सिंथेटिक डाइस से भी देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्चर ने ये देखा है, इम्प्रूविंग किया नेचुरल डाइस फ्लो में बायो बेस्ड मॉडरेंट, माइक्रोबियल पिगमेंट, एंजाइम असाइनमेंट टाइम एंड सस्टेनेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड ग्रीन केमिस्ट्री टेक्निक। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किए गए हैं। अब रेगुलेटरी इशू क्या है? द मेनी टेक्सटाइल जो क्लस्टर है स्टील डिस्चार्ज अनट्रीटेड आर पार्शली ट्रीटेड इफुलेट। नीड्स क्या है? स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेडएलडी नॉर्म्स में, efficient common effluent treatment plants and continuous water quality monitoring। इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, the focus on reducing the industry pollution entering the Ganga. Namami Gange programs including the industrial influence monitoring and a river rejuvenation। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में अगर बात करें तो मैंडेट करेगा कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड रीयूज करेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन सर्टेन हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। कॉमन फ्लुएंटेंट ट्रीटमेंट प्लांट शेयर करेगा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फॉर क्लस्टर स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्पेशली टेक्सटाइल यूनिट को भी बढ़ावा देगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट टेक्सटाइल अपील द प्रोड्यूसर्स ग्लोबली। टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। तो ये सस्टेनेबल डाइंग जो है इंप्रूव करेगा इंडिया का कम्पिटिटिवनेस एंड ग्लोबली इको फ्रेंडली को टेक्सटाइल मार्केट को भी बढ़ावा देगा। अब प्रीलिम से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है विथ रेफरेंस ऑफ नेचुरल डाइज एंड टेक्सटाइल पोल्यूशन इन इंडिया। नेचुरल dyes are generally biodegradable, causes less environmental pollution and synthetic dyes. Zero liquid discharge aim to eliminate the discharge of industry wastewaters by treating and reusing it. Common effluent treatment plants are established by primarily and to treat domestic sewage and generated। इसको आप लोग बताओ कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब बात करते हैं हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन NFHS। अब देखो ये सबसे बड़ी इशू है। अब यहाँ पर एक चीज़ को हम क्यों न्यूज़ में है तो वर्ल्ड ब्रीड जो ब्रेस्ट फीडिंग है वीक में ऑब्जर्व किया गया है 1 से 7 अगस्त के बीच में। ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड वर्ल्ड अलायंस फॉर द ब्रीड फीडिंग एक्शन के यानी वाबा के द्वारा। थीम है कि ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेन द वर्ल्ड वर्क। द फोकस एरिया एक्सेस द ग्लोबल प्रोग्राम इन ब्रेस्ट फीडिंग, इम्प्रूव करेंगे न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को, स्ट्रेंथ करेंगे स्केल अप एंड इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड सपोर्ट सिस्टम को। की फाइटिंग फॉर NFHS में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरेंस इंक्रीज हो रहा है जो 90% होगा। पोस्टल केयर एंड विद इन 2 days ऑफ डिलीवरी रोज 82.8%। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा 0 से 6 मंथ में। ये डिक्लाइन रेट हो गया 55 से अगर देखा जाए पहले 63.7 था अब 55.8 हो गया है। तो कैसे ये सी सेक्शन में क्या है डिलीवर इंक्रीज शार्पली 27.2% फ्रॉम 17.2% से। तो फाइंडिंग हाईलाइट ये देखा गया कि जो गैप है इम्प्रूव करने का जो मैटरनल हेल्थ केयर एक्सेस है, पोस्टल ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट है, इनको ज़्यादा हेल्प होगा। अब स्टेट वाइज ट्रेंड में अगर देखा जाए तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो 28.3% ये माइनस लार्जेस्ट डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में डिक्लाइन हुआ -25%, मध्य प्रदेश में -17%, राजस्थान में -16%, दिल्ली में -16%। वही अगर बात करें सिक्किम में लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ है तो सिक्किम में 21% इम्प्रूव हुआ है, केरला में 17% इम्प्रूव हुआ है, अंडमान निकोबार में 12% इम्प्रूव हुआ है, पौडीचेरी में 8%, गुजरात में 6%। ये कुछ स्टेट है जहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं और ये कुछ है जहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं। अब रीजन क्या है इनके पीछे डिक्लाइन का? तो इनएडेक्ट ब्रीड फीडिंग सपोर्ट इंक्लूडिंग लिमिटेड लैक्टेशन काउंसलिंग एंड पोस्टल असिस्टेंस। राइजिंग सी सेक्शन डिलीवर्स, डिलेइंग हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग में इनिशिएशन विदाउट एडवोकेट सपोर्ट। अर्ली रिटर्न टू वर्क स्पेशली देखा जाए अमंग में तो वोमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर में। पोस्ट पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन ये भी देखने को मिल रहा है। तो कंसर्न क्या है यहाँ पर? तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेंट इन्फेक्शन
माल न्यूट्रिशन एंड मॉरलिटी, ये सबसे ज़्यादा इशू आने को है। रिड्यूस हो रहा है ऑप्टिमल ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन फ्रंट, अब अंडर माइंस प्रोग्रेसिव चाइल्ड न्यूट्रिशन मेकिंग इट हार्डर रिड्यूस एंड स्टंटिंग एंड वाचिंग। अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्ट करता है हमारे गैप में, जहाँ पर हम पोस्टोरल केयर और ब्रीड जो हमारा फीडिंग है उसको सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट ने इससे इनिशिएटिव लेकर चल रहा है, सपोर्ट चल रही है गवर्नमेंट का। माँ माँ मतलब मदर एब्सोल्यूट अफेक्शंस, एक प्रोग्राम है जो सरकार का, ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग करेगा हेल्थ फैसिलिटीज को। दूसरा है हमारा स्कीम इम्स एक्ट, यानी इनफैक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स इनफैक्ट फूड्स रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992, ये रेगुलेट करता है इनफैक्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट को। उसके बाद BFHI यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये भी गवर्नमेंट का है जो फ्रेंडली प्रैक्टिस होता है हॉस्पिटलों में। उसके बाद है PMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रोवाइड करता है कैश असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन्स को, जहां पर सपोर्ट करेगा मैटरनल न्यूट्रिशन चाइल्ड केयर के लिए। उसके बाद मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2, द प्राइम मिनिस्टर ऑब्जर्विंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इसमें भी न्यूट्रिशन जो हमारे सर्विस होंगे जो मदर को प्रोवाइड करेंगे और यंग चिल्ड्रेन को भी आंगनवाड़ी सेंटर केयर में उसको केयर किया जाएगा। तो ये कुछ सरकार की जो स्कीमें जो इस पे काम कर रही है। तो इसलिए और क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो हम कर सकते हैं लैक्टेशन को हम स्ट्रेंथ देंगे, काउंसलिंग में हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इमीडिएट स्किन टू स्किन कंटेक्ट आफ्टर बर्थ, इम्प्रूव कर सकते हैं पोस्टल ब्रेस्ट फीडिंग एंड सपोर्ट करेंगे हम फ्रंट टाइम हेल्थ वर्कर को, एक्सपेंड करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट्स स्पेशली फॉर वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर, प्रोवाइड कर सकते हैं एडिशनल ब्रेस्ट फीडिंग, सपोर्ट करेंगे मदर अंडर गोइंग सी सेक्शन। तो अब ये इससे आपको मेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट द इम्प्रूवमेंट इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवर्स and maternal health care, exclude the breastfeeding and rate have the decline in India. As a highlight by NFHA 16 examining the reasons for this decline and suggest the measure to promote the executive breastfeeding. तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 15 मार्क्स के लिए कुछ करना कुछ है नहीं, 15 मार्क्स का है, आराम से 3 पेज में इसको आंसर लिखना है, ठीक है, इजीली लिख सकते हैं। चलो प्रिंस फोकस का पहला टॉपिक देखते हैं, फवारा यूपीआई कॉरिडोर मालदीव एंड इंडिया। देखो हाल ही में मालदीव ने लॉन्च किया है रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर टू इंडिया, लॉन्च किया रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर हुआ फवारा, यानी ये मालदीव का फवारा बना हुआ एक एप्लीकेशन है जो यूपीआई के साथ पार्टनर किया। और मैकेनिज्म क्या है इसका, ट्रांजेक्शन इन मालदीवन रुपया विल बी क्रिएटेड इन इंडियन, मतलब मालदीव का जो पैसा है वो इंडियन रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक ऐसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। पार्टनर की अगर बात करें तो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी है यहाँ पर, आरबीआई है और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, बैंक ऑफ मालदीव और मालदीव इस्लामिक बैंक है। स्कोप क्या है, द फैमिली मेंटेनेंस, गिफ्ट रिमिटेंस, पर्सनल टू पर्सन ट्रांसफर व मोबाइल ऐप के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन 2026 दूसरा टॉपिक है। हाल ही में सऊदी अरब ने 17 अदर कंट्री के साथ एक स्प्लिट किया मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन। इसका एम है कि ये इन्हांस करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को, प्रोटेक्ट करेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सिक्योरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड रूट एंड एनर्जी सप्लाई लाइन को। फोकस है इसका टू सेफ द गार्ड द शेयर द मैरीटाइम इंटरेस्ट इन बैब इल मंदाब स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, इन तीनों को सिक्योर करने का। फंडिंग मेंबर की अगर बात करें तो इसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, डिजबोट एंड सोमालिया एंड अदर और भी कंट्री है। हेडक्वार्टर इसका रखा गया है सऊदी अरब और इसका नेचर है प्योरली डिफेंसिव, कॉम्प्लिकेट विद इंटरनेशनल लॉ एंड सॉवरेनिटी। चौथा आज का आर्टिकल हमारा प्रीलिम्स फोकस है, प्राइवेट रूरल एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इन इंडिया द क्रॉसिंग 0.8% माइलस्टोन। अब इंडिया ने एक्सपेंड किया है द रिसर्च डेवलपमेंट पर हैज द क्रॉस 0.8% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी बोला गया है, फर्स्ट टाइम सिंस 2010 से। इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हैज अ राइज अबव 0.8% ऑफ जीडीपी। द इंक्रीज हैज अ ड्रिवन अ लार्ज हाई इन्वेस्टमेंट। एक चीज और यहाँ पर देखने को मिला है वो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो सच है जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई जो स्कीम है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एंड इनोवेशन पर भी काम कर सकता है। प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है विद रेफरेंस टू ग्रॉस एक्सपेंडिचर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग से। GRD represent a total expenditures and research development both public and private sector। क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं ना। India's GRD has recently crossed 0.8% GDP। ये बात सही है। Increased private sector investment being a major contributor factors। The production linked incentive PLI scheme exclusive to support public sector research institute। अब यहाँ पर देखो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा में गलती हो रही है। यहाँ पर ए इज राइट आंसर। इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि उन जरूरत लोगों तक पहुंच सके जिनको सबसे ज़्यादा करंट अफेयर की जरूरत होती है। और आज का आर्टिकल यही समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद दोस्तों।